हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सात फिजिक्स बाय हिमांशु कुमार में। तो बच्चों, पिछला क्लास में हमने कुछ बता दिया था, बायोलॉजी पार्ट 1 क्लास हो गया था। आज हम क्लास पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो आज हम क्लास पार्ट 2 देखने वाले हैं। जो लोग अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे वो कृपया करके उसे देख लें, तब आपको ये समझ में आएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। हम लाइव आ चुके हैं। इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जल्द से जल्द इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल साथ फिजिक्स बाय हिमांशु कुमार से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी विषयों का पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महेंद्र साथ फिजिक्स बाय हिमांशु कुमार टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको सही विषयों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन बता दिया गया है, उसे आप लोग कृपया देख लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया, पौधों आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसके पहले हमने समझा दिया जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, ये सब समझा दिए। पोषण क्या है, स्वपोषी विषमपोषी सब समझा दिए। आज हम समझाने वाले हैं पौधे आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पौधों आवश्यक कच्ची सामग्री के रूप में हरे पौधे से क्लोरोफिल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम समझते हैं, पौधा है जो हरे पौधों से, हरा पेड़ पौधा हो गया, वहां से क्लोरोफिल लेते हैं। क्लोरोफिल जिसे पत्ती में पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, तो वहां से हरे पौधे क्लोरोफिल तथा वायुमंडल मतलब वायुमंडल ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी के अंदर से जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। तो पौधे आवश्यक कच्ची सामग्री यहीं से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को लिखें। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है C6CO2 प्लस 12H2O बराबर C6H12O6। इसे ग्लूकोज बोलते हैं। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। इसको ग्लूकोज बोलते हैं। C6O2 प्लस 6H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बाहर छोड़ते हैं और जल को अवशोषित करते हैं। जब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर ग्लूकोज अपने अंदर बनाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग लेते हैं, और जल अवशोषित करते हैं। यह हो गया प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किया कृपया लाइक कर दें और सेशन को आगे बढ़ा दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके और 10th की पढ़ाई कर सके। 6 महीने के अंदर आपको पूरा चैप्टर करा दिया जाएगा इसी चैनल पे। आप लोग लास्ट तक बने रहें। टोटल विषय 10th का टोटल विषय भी इसी चैनल पे होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपका एग्जाम में आता है। भी आई है 5 नंबर के लिए। मनुष्य के पाचन तंत्र के लिए सचित्र वर्णन करें। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र क्या है। सबसे पहले जानेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र क्या है। मनुष्य के विभिन्न प्रकार के पाचन ग्रंथियां मिलकर, जैसे ग्रंथि बहुत प्रकार के शरीर के अंदर ग्रंथि पाए जाते हैं, जैसे यकृत हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया। यकृत को लीवर बोलते हैं, अमाशय जिसे आप लोग पेट बोलते हैं उसे अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ये सब ग्रंथि पाए जाते हैं। जैसे तो विभिन्न प्रकार के पाचन ग्रंथियां मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत सारा ग्रंथि मिलकर जब एक तंत्र का निर्माण करते हैं तो उसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र मतलब जहां भोजन का पाचन हुआ उसे पाचन तंत्र कहते हैं।
अब हम समझते हैं पाचन तंत्र का वर्णन। पाचन तंत्र का वर्णन। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो लोग सेशन को शेयर नहीं किया अभी तक कर दें। तो सबसे पहले पाचन तंत्र में सबसे ऊपर मुख आ गया। मुख, सबसे पहले हम भोजन लेते हैं तो मुख के द्वारा अंदर जाता है। फिर मुख में लार ग्रंथि पाया जाता है मुख के अंदर। लार ग्रंथि द्वारा भोजन को चबाया जाता है, लार से चिपचिपा बन जाता है। फिर अगला में है ग्रास नली। यहाँ पे आपको ग्रास नली पाया जाता है। सबसे पहले यहाँ मुख, यहाँ पे ग्रास नली, लार ग्रंथि, फिर यहाँ पे ग्रास नाली पाया जाता है। ये ग्रास नाली के द्वारा भोजन अंदर जाता है अमाशय में। अमाशय मतलब पेट। वहाँ भोजन एचसीएल से मिलकर, अम्ल से मिलकर एचसीएल अम्ल से मिलकर भोजन को अम्लीय कर देता है, अम्लीय कर देता है। फिर इसके बाद भोजन छोटी आंत में चले जाता है, जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है, जैसा कि हम समझते हैं। अब आगे समझते हैं। लगता है मुख छूट गया है। सबसे पहले मुख की बात करते हैं। मुख में सबसे पहले जब हम भोजन मुख में लेते हैं तो भोजन लार ग्रंथि के लार से मिलकर चिपचिपा हो जाता है। मुख्य मुख्य है। सबसे पहले जब भोजन हम मुख में लेते हैं, भोजन मुंह द्वारा खाते हैं तो लार ग्रंथि के लार से मिलकर भोजन चिपचिपा हो जाता है। लार ग्रंथि में लार पाया जाता है, जिससे भोजन में मिलकर चिपचिपा हो जाता है। फिर उसके बाद आता है ग्रास नली। मुख के बाद भोजन ग्रास नली में जाता है, या मुख में चबाए हुए भोजन को अमाशय में लाने का कार्य करता है। जब मुख में चबाया जाता है फिर उसके बाद ग्रास नली में पहुंचता है। फिर ग्रास नली के बाद भोजन अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में अम्ल पाए जाने के कारण वहाँ भोजन जटिल भोजन रहता है जो सरल में टूट जाता है। जैसा कि जो मोटा मोटा भोजन रहता है, खाते हैं चावल दाल ये सब, रोटी वगैरह ये सब, वो पहले मोटा मोटा रहता है, उसका वहाँ सरल हो जाता है, मतलब महीन हो जाता है अम्ल से मिलकर। अम्ल, अमाशय में अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? HCl अम्ल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया गया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जटिल भोजन को जो सरल में तोड़ता है। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। आप लोग को इतना समझ में आ गया? हेलो सर जी, हेलो सर, हेलो, डाटा नहीं चल रहा सर। एक बार फिगर को शुरू से बता दीजिए, एक बार फिगर को शुरू से बता दीजिए। अच्छा बताया तो। अब यकृत के बारे में पहले समझ लेते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार लगभग 1.5 kg होता है, यानी 1.5 किलोग्राम। इसी यकृत में पित्ताशय पाए जाते हैं। इस यकृत में एक छोटा सा पित्ताशय पाया जाता है जिससे पित्त रस निकलता है। यह पित्त रस अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलता है। जब भोजन अमाशय अमाशय ने भोजन को अम्ल कर दिया, अम्लीय बना दिया, फिर उसी अम्लीय भोजन को यकृत क्षारीय बनाता है ताकि पच सके भोजन। नहीं तो अम्लीय भोजन कभी नहीं पच सकता छोटी आंत में। छोटी आंत अम्लीय भोजन को पचाता ही नहीं। इसलिए जो भोजन को अम्लीय बनाता है अमाशय, उसे यकृत, यकृत में पित्त रस पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है। उस पित्ताशय में पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, वो अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलता है। तो आप लोग यकृत समझ गए। अगला है छोटी आंत। छोटी आंत, यकृत, यकृत में पित्ताशय पाया जाता है, फिर छोटी आंत आ गया। अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है। जब अमाशय में भोजन अम्लीय हो जाता है फिर उसके बाद छोटी आंत में आता है। अमाशय के बाद आने के दौरान यकृत से पित्ताशय निकाला जाता है, पित्त रस से क्षारीय हो जाता है, फिर उसके बाद छोटी आंत में आता है। तो अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यही भोजन का पूर्ण पाचन होता है।
पूरी तरह से मतलब पच जाता है। फिर उसके बाद बड़ी आंत में अपशिष्ट पदार्थ को लाया जाता है, यानी जो भोजन पच गया उससे विटामिन प्रोटीन सब निकल कर कोशिका में प्रवेश कर गया। फिर उसके बाद बड़ी आंत में अपशिष्ट पदार्थ जितना बचा बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय होता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग है जो मलाशय उसे बोलते हैं, जहाँ अपशिष्ट पदार्थों का किया जाता है। तथा मल द्वार यहाँ ठीक से नहीं लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। तथा मल द्वार के द्वारा बाहर से निकाल दिया था। जब शिष्ट पदार्थ बच गया उसे मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया था। आप लोग इतना समझ गए होंगे इतना तक। एक बार फिर से फिगर से समझाते हैं। सेशन को जल्दी से शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। चलिए ठीक, सबसे पहले हम भोजन मुख्य में लेते हैं। भोजन यानी खाना खाते हैं, सबसे पहले मुख्य में लेते हैं। तो मुख्य में लाल ग्रंथि पाया जाता है। यहाँ पे जीभ के अंदर थोड़ा सा लाल ग्रंथि पाया जाता है, वो लाल ग्रंथि से लार निकलता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। जब चबाते हैं भोजन उसके बाद भोजन को चिपचिपा बनाता है। आप लोग जानते होंगे भोजन चिपचिपा बनाता है। फिर उसके बाद भोजन लाल ग्रंथि के लाल से मिलकर चिपचिपा हो गया। फिर उसके बाद भोजन नीचे की ओर जाता है ग्रास नली के द्वारा। ग्रास नली के द्वारा भोजन नीचे की ओर जाता है। फिर अमाशय में जाता है भोजन। अमाशय में अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। कोई भी भोजन को अम्लीय कर देता है अमाशय। अमाशय में अम्ल पाए जाने के कारण अम्लीय कर देता है ताकि भोजन को सरल बना सके, जटिल भोजन को सरल कर सके, ताकि जटिल भोजन को सरल बना सके। फिर इसके बाद भोजन यहाँ पे अकृत पाया जाता है। ये अमाशय हो गया आपका, ये अकृत पाया गया। यहाँ पे अकृत में एक छोटा सा यहाँ पे पित्ताशय पाया जाता है। इस पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। जैसे ही भोजन यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ से पित्त रस निकला। पित्त रस निकल कर यहाँ पे आके भोजन में मिला दिया तो वो क्षारीय हो गया। पित्त रस मिलाने से भोजन क्षारीय हो गया। अम्लीय भोजन उधर से आ रहा था, इधर क्षारीय हो गया। क्षारीय हुआ ताकि कि छोटी आंत पचा सके, वरना छोटी आंत अम्लीय भोजन को नहीं पचाता है, इसीलिए उसे क्षारीय करना जरूरी है। तो पित्ताशय से पित्त रस निकलता है जो भोजन को क्षारीय बनाता है। फिर आगे हो गया छोटी आंत। छोटी आंत है, इस छोटी आंत ये हो गया छोटी आंत। फिर भोजन का वहां पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत भोजन को पूरी तरह से पचा जाता है। फिर बड़ी आंत छोटी आंत। फिर बड़ी आंत के द्वारा भोजन पच गया। फिर उसके बाद जितने भी अच्छे अच्छे पदार्थ विटामिन प्रोटीन सबको अवशोषित कर लेता है और कोशिका में चले जाता है। फिर उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है मलद्वार के द्वारा। मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग को मलद्वार बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। उस मलाशय के यहाँ पे मलद्वार होता है, इसी के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। ये हो गया पाचन तंत्र का वर्णन। आप लोग इतने समझ गए होंगे। ये 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सबको समझ में आ रहा है? हाय सर, आई एम रंजीत। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे इसी चैनल से। डेली आपको इसी चैनल में 10th का पढ़ाया जाएगा। तब इसके आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग को पाचन तंत्र समझ में आ गया? हमारे मुख्य में लार की क्या भूमिका? हमारे मुख्य में लार की क्या भूमिका? अगला क्वेश्चन है। जैसे हमारा मुख्य में हमारा मुंह है, उसमें लार पाया जाता, लार ग्रंथि पाया जाता, उससे लार निकलता। तो हमारा मुख में लार की क्या भूमिका है? हमारे मुख में लार भोजन से मिलकर, भोजन हम लोग खाते हैं, उस भोजन से मिलकर भोजन को चिपचिपा बनाते हैं, जिसके कारण भोजन को चबाने में आसानी होती है। जब तक भोजन में लार नहीं मिलेगा भोजन आसानी से नहीं चबा पाएंगे, इसीलिए उसे चबाने में आसानी होती है, इसीलिए भोजन में लार हमारे मुख में लार भोजन से मिलकर भोजन को चिपचिपा बनाते हैं, जिसके कारण भोजन को चबाने में आसानी होती है।
यह भोजन को पचाने में मदद करता है। हाय सर, आई एम रंजीत। रंजीत जी कमेंट कर रहे हैं, हाय सर। हाय कौशलेंद्र कुमार, हेलो सर जी, हेलो। अब आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग समझ गए हमारे मुख में लार की क्या भूमिका है। हमारे मुख में लार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो भोजन को चिपचिपा बनाते हैं, जिसके कारण हम भोजन को आसानी से चबा पाते हैं। यह भोजन को पचाने में भी मदद करता है। जब तक नहीं चबाएंगे जब तक भोजन पचेगा नहीं, इसलिए पचाने में भी मदद करता है। अब आगे हम लोग चलते हैं इसके आगे। आपको इतना समझ में आ गया? आज पार्ट 2 वीडियो है बायोलॉजी का। सर हम वीआईपी, वाह वीआईपी। आपको इतना समझ में आ गया हमारे मुख में लार की क्या भूमिका है? आप लोग इसी चैनल से बने रहे लास्ट तक। जो लोग लाइक नहीं किए अभी तक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास वीडियो पहुंच पाए, और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब आगे हम लोग चलते हैं आगे। तो बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। 1 मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपको इतना समझ में आ गया? जो लोग लाइक किया तक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको पहला वीडियो जो लोग नहीं देखे वो देख लें, ताकि आपको जायपर क्रम पोषण, स्वपोषी, विषम पोषी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब समझ में आए आपको। जल्दी से आप लोग लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही रह देते हैं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है। सोनू गुप्ता, हाय सर। हाय सोनू। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रह देते हैं। आगे अगले दिन हम आपको लेकर आएंगे, आप लोग इसे शेयर कर दें। हम्म।